अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए वीज़ा के बारे में। पाकिस्तान से यूएसए वीज़ा B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होता है, पिछले कुछ दिनों में बहुत से कंसल्टेंट्स ने वीडियोज़ लगाई हैं, लोगों के अप्लाई करवाए हैं वीज़े। T20 वर्ल्ड कप वहाँ पे हो रहा है इस चक्कर में कि वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और आप लोग अप्लाई करें और फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाएगा और थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवालात पूछे थे, तो मेरे माइंड में था कि इस बारे में ज़रा डिटेल में वीडियो बना के आपको बताया जाए। इसमें थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है मेरी, ये मैंने सीरीज़ चलाई हुई है वीज़ाज़ के बारे में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या जो मेरे दोस्त जानने वाले अप्लाई करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ मैं पूछता हूँ, क्या सवालात हुए, क्या कंडीशन वहाँ पे थी, जो भी चीज़ें होती हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करता हूँ। और ये इसलिए कि इससे अगर किसी का फ़ायदा हो सकता है तो, अल्लाह करे कि किसी का फ़ायदा हो। अदरवाइज़ आप कंसल्टेंट्स के पास जाएँगे, वो मुझे नहीं लगता कि 100% सही तरीके से गाइड करते हों, क्योंकि जिनके पास भी आप फ़ाइल बनवाने के लिए जाएँगे, अप्लाई करने के लिए जाएँगे, तो 99% उनमें से वो अपने मुफ़ाद देखते हैं। मैंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं, इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप जाएँगे एक कंट्री के लिए कि यार मैं नीदरलैंड का अप्लाई करना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर ईज़ी होगा कि नीदरलैंड के बजाय वो फ्रांस का अप्लाई करवाएँ, तो वो कहेंगे जी आप फ्रांस का कर लें, इसकी बड़ी अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, इस वजह से ये वजह है कि मेरा मतलब मैं अपनी चीज़ें, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किसी को अगर इससे फ़ायदा हो सकता है तो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे यूएसए वीज़ा के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि यूएसए वीज़ा पाकिस्तान से कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि यूएसए वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। यानी यूएसए का बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा तो ऐसे हैं कि ई वीज़ा या आप जेरीज़ के थ्रू जाके अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे और वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे देखेंगे आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यूएसए का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है, यानी कुछ चीज़ें तो वो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स से। आप जब अपना डीएस 160 फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आप अपनी डिटेल दे देते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या करते हैं, कितने, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कितने आपके पास मुलाजिम काम कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी कंपनी की वेल्थ क्या है, या आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, सारी डिटेल्स तो आप ऑलरेडी दे चुके होते हैं डीएस 160 में। बाकी जो गुंजाइश होती है जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट जो आपकी होती है, जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो बाकी जो सवालात हैं वो वहाँ पे आपसे पूछते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात, मतलब आपका ज़हन खुद इस बात को मानेगा या आप खुद ये सोचेंगे कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपकी एज 20, 30, 25 साल, 35 साल या 40 साल है, तो आप मुझे बताएं आप किस बेस पे यूएस अप्लाई करना चाह रहे हैं। जस्ट इस बेस पे कि मैं वहाँ पे वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहा हूँ या मैंने वहाँ पे 1 या 2 मैचेस की टिकट्स ली हुई हैं, तो आप खुद सोचें कि जब आप उन्हें ये बताएँगे कि मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ या मैच देखने जा रहा हूँ, तो वो आपसे क्या नहीं पूछेंगे कि इससे पहले आप कहाँ मैच देखने गए हैं, पाकिस्तान से बाहर कहाँ गए हैं, या पाकिस्तान से बाहर आप आज तक नहीं गए और आप सीधा यूएसए जा रहे हैं, जहाँ की खाली टिकट भी जो है 5 लाख, 6 लाख रुपए की टिकट है। बात को समझें थोड़ा-सा। मैंने पिछले कुछ दिनों में मेरे बहुत से जानने वालों ने मुझे व्हाट्सएप या मैसेंजर वगैरह पे मैसेज किया, उन्होंने पूछा। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि वो फ्रेश पासपोर्ट वाले थे और उन्होंने यूएस अप्लाई किया हुआ है, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट्स आने वाली हैं, सबने तकरीबन, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आप किसी भी अच्छे कंट्री का जब अप्लाई करेंगे और जस्ट विज़िट वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी बेस होना ज़रूरी है। आपकी कुछ ना कुछ तो ट्रैवल हिस्ट्री हो ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला ये है कि अगर आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। देखें, आप मैरिड हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, अनमैरिड है तो ये नेगेटिव पॉइंट है। आपकी एज ज़्यादा है, ये प्लस पॉइंट है, 35 है, 40 है, 45 है, 30 प्लस है मिसाल के तौर पे, तो ये एक अच्छी चीज़ माज़रत चाहता हूँ। अगर आप 30 प्लस हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपकी एज कम है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी तरह सारे पॉइंट्स मिल के वीज़ा का फ़ैसला होता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ देख के मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ पे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे शुरुआत वो करेंगे कि आपकी एज कितनी है देखेंगे, आप बिल्कुल यंग है, 20 साल, 22 साल, 25 साल आपकी एज है, तो वीज़ा चांसेस बहुत कम है। आपकी एज ज़्यादा है तो वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं। आप मैरिड हैं तो वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं। आपके बच्चे हैं, ज़ाहिर है कि फैमिली टाइज़ आपकी मज़बूत हो गई हैं पाकिस्तान से, तो वीज़ा चांसेस और ज़्यादा हो गए हैं। आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा चांसेस कम है। और अगर आपका मतलब ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, पिछले 1-2 साल में, 3 साल में आपने कुछ ट्रैवल्स किए होंगे, तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब इससे अगला स्टेप मैं बताऊँ कि जिन लोगों ने ये T20 के चक्कर में अप्लाई किया हो, उन्हें मैं एक
बहुत ही काम की बात बता दूं कि आपका जब इंटरव्यू होगा और वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों यूएसए जाना चाह रहे हैं, तो आपने फर्स्ट पे ये चीज़ नहीं रखनी कि मैं T20 वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ। नहीं, आपने ये चीज़ रखनी है कि मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ और साथ में मैं मैच भी देख लूँगा। मतलब उससे पहले, मैच से पहले आपके पास कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है वो इंटरव्यू पे वीज़ा देता है, जर्मनी है वो भी इंटरव्यू बेस्ड होता है, यूएसए इंटरव्यू बेस्ड होता है। जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि वीज़ा ऑफिसर या जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा होगा उसको मुतमईन करना जो है ज़रूरी है। मुतमईन वो होगा तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए आपके पास बेस होनी चाहिए, आपके पास रीज़न होनी चाहिए। बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश पासपोर्ट्स पे, उन्होंने कंसल्टेंट्स वगैरह ने करवाया है। बहरहाल अल्लाह करे कि उन्हें वीज़ा मिलें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत कम है इस चीज़ में। तो अगर आप यूएस अप्लाई करते हैं तो आप अपनी प्रोफ़ाइल खुद देखें, अपनी फैमिली टाइज़ देखें, अपनी सोशल टाइज़ देखें, अपने बिज़नेस देखें, सारा कुछ देखें। अगर आपकी प्रोफ़ाइल इस कंडीशन की है कि आपको अप्लाई करना चाहिए आपको, तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर इस कंडीशन की आपकी प्रोफ़ाइल नहीं है, तो बिल्कुल भी अपने पैसे भी ना ज़ाया करें, अपना टाइम भी ना ज़ाया करें। आप कम से कम 1-2 ट्रैवल ज़रूर करें, ताकि आपके कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री हो, उसके बाद आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, उसमें आपके चांसेस होंगे। आप टूरिस्ट अगर जाना चाह रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट मतलब मिसाल के तौर पे सिर्फ विज़िट के लिए नहीं जाना चाह रहे और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इसके अलावा कोई रीज़न आपके पास, सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मतलब या तो आप वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं, कोई कंसर्ट अटेंड, मतलब कोई ना कोई इसके अलावा आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जो आप वीज़ा ऑफिसर को बता सकें, मैं इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरा इसमें आपको ये बताएँगे कि इंटरव्यूज़ में आपसे जो इंटरव्यू होते हैं उसमें सवालात कौन-कौन से पूछे जाते हैं। यूएसए के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं? तो वही जो बात मैंने पहले की है कि इसकी आपके पास बेस क्या है? आप क्या उन्हें जवाब देना चाह रहे हैं? अगर आप टूरिस्ट हैं जस्ट, तो आप कहते हैं कि जी मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो अगला सवाल उनका होगा कि इससे पहले आप कहाँ गए हैं? लास्ट ईयर कहाँ गए हैं? उससे पहले कहाँ गए हैं? तो जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप वो बताएँ। आपने किसी भी क्वेश्चन के जवाब में झूठ नहीं बोलना। उनके पास हमारे नादरा का रिकॉर्ड भी होता है, हमारा एफआईए का रिकॉर्ड भी होता है। वो हमारी वहीं पे चेक कर लेते हैं कि किन डेट्स को ये बंदा पाकिस्तान से इन और आउट हुआ है, कब ये आया है, कब गया है, ठीक है? तो किसी मामले में आपने झूठ नहीं बोलना। आप उन्हें बताएँगे कि ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप कहीं भी नहीं गए, आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आप यही कहें, जैसे मैचेज़ हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जी मैं घूमने भी जा रहा हूँ और साथ में मैंने मैच भी देखने हैं, ठीक है? उसके बाद वो आपसे सवाल करते हैं कि आप करते क्या हैं? तो जो आप अगर बिज़नेस करते हैं, तो आप बिज़नेस बताएँ, जॉब करते हैं तो जॉब बताएँ। उसके बाद वो पूछते हैं आपकी इनकम कितनी है? तो इनकम मैं आपको ये बता दूँ कि जो हम एफबीआर में टैक्स वगैरह पे करते हैं, वो अक्सर उनको भी पता है, हमें भी पता है कि वो पाकिस्तानियों ने इनकम अपनी थोड़ी शो करवाई होती है उसमें, कि 10 लाख, 12 लाख या 20 लाख रुपए का टैक्स दे रहे हैं, जबकि एक बंदा कमाता उससे ज़्यादा है। तो आपकी जो रियल इनकम है आपने वो बतानी है। एफबीआर का इससे ताल्लुक नहीं, वो एफबीआर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि यार ये यहाँ पे इसी तरह चलता है, तो टैक्स उसमें कम भी शो हो रहा हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा है तो आपने वही बतानी है उसे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो वो आपसे पूछेंगे आपकी वाइफ क्यों नहीं साथ जा रही या आपके बच्चे क्यों नहीं जा रहे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि बच्चे स्कूल गोइंग हैं या मेरी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ हैं और उन्हें घर पे मसरूफियत है, या जो भी मामला हो वो आप बता सकते हैं। अगर अनमैरिड है तो आप बता दें कि मेरी शादी नहीं हुई। इसमें आपको बताऊं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपने वही रिकॉर्ड उन्हें बताना है जो आपने नादरा में अपडेट किया हुआ हो। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपके 4 बच्चे हैं लेकिन नादरा में 3 बच्चे शो हो रहे हैं, तो उनके पास वो रिकॉर्ड में 3 ही आएँगे, तो आप 3 ही बताएँ। बल्कि बेहतर ये है कि आपका अगर कोई बच्चा है, छोटा है, तो आप जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उनका आप रिकॉर्ड अपडेट करवाया करें नादरा में, ताकि जो वहाँ पे रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा, आपने जवाब भी वही देने हैं, वो सच हो, उसमें कोई झूठ ना हो। उसके बाद वो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं आपसे, और एक सवाल वो तकरीबन सबसे पूछते हैं, और ये बड़ा अहम सवाल है कि वो ज़रूर पूछते हैं कि आपका वहाँ पे कोई अपना रिलेटिव है या वहाँ पे कोई जानने वाला है यूएसए में? अगर आपका है तो आप ज़रूर बताएँ और फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करें। अगर नहीं है तो आप कह दें कि नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई इश्यू नहीं है ऐसा, मेन सवाल है, पूछते ज़रूर हैं, सबसे पूछते हैं ये बात वो। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आप कब जाना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं। तो जो आपका प्लान हो या जो आपने प्लान दिया हो, वो आप उन्हें ज़रूर बताएँ। इस वीडियो का मेरा मकसद मेन यही था कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो देखें कि उनकी प्रोफ़ाइल इस कंडीशन की है तो अप्लाई करें, वरना ना करें। बिल्कुल कंसल्टेंट्स के झांसे में ना आएँ कि T20 वहाँ पे हो रहा है और वीज़े बाँट रहा है। अमेरिका का वीज़ा
बिल्कुल आसान है पाकिस्तान से। मैं खुद ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा हो, जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल चांस लेना चाहिए, लेकिन बंदा चांस भी तो तभी लेना कि कोई कंडीशन नज़र आ रही हो, कोई चांसेस नज़र आ रहे हो। बिल्कुल आप फ्रेश पासपोर्ट पे जाके अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो नामुमकिन की तरह है। अल्लाह करे जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनके वीज़ाज़ ग्रांट्स हो जाएँ, और जो लोग आगे करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को देखें कि अगर उनकी प्रोफाइल है तो वो अप्लाई करें, अगर प्रोफाइल नहीं है तो थोड़ा-सा वेट करें, कोई 1-2 विज़िट करें, उसके बाद अप्लाई करें। बाकी वहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं, आप जब जाते हैं यहाँ से, कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बताए भी हैं। आप जब जाते हैं, आप यहाँ से जाएँगे, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, शलवार कमीज़ पहने, वेस्ट कोट पहने। मैं खुद वेस्ट कोट पहन के गया हूँ, कोई इश्यू नहीं है, और बहुत से लोग पैंट शर्ट्स पहन के जाते हैं। मतलब साफ-सुथरा लिबास, आप वेल ड्रेस होने चाहिए, पहना आपने कुछ भी हो, कोई मसला नहीं, शलवार कमीज़ हो या पैंट शर्ट हो या कोट हो, टाई लगी हो, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे जो लैंग्वेज का बहुत से लोग पूछते हैं, तो आप उर्दू में इंटरव्यू दें या इंग्लिश में दें, इसका भी मतलब वीज़ा मिलने या ना मिलने से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप ईज़ी हो, इवन आप पंजाबी या पश्तो में भी वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे पंजाबी में इंटरव्यू देना है, तो वो वहाँ पे अवेल होगा, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का भी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से देना है, उनके सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से देने हैं। आपने जो अपना DS 160 फ़िल किया होगा उसके कोशिश करनी कि उसके मुताबिक ही जवाबात दें, उसमें फ़र्क ना आए, क्योंकि उसमें आपने अपने सोशल मीडिया वगैरह के अकाउंट्स दिए होते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ तकरीबन, जो हमारे केस का जो फ़ैसला है वो उस फ़ॉर्म को देख के वो तकरीबन 80% पहले ही कर चुके होते हैं। बाकी 20% जो है वो इंटरव्यू पे होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो इंटरव्यू पे आके उनका फ़ैसला बदल जाता है। पहले वो सोच के बैठे होते हैं कि इसको वीज़ा नहीं देना, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस, आपके जवाबात से उनके ज़हन में आ जाता है कि यार इसको वीज़ा मिलना चाहिए। अदरवाइज़ वो तकरीबन पहले ही फ़ैसला हो चुका होता है। बाकी जो गुंजाइश है या कमी जो है वो इंटरव्यू के वक़्त निकलती है। तो बाकी मामला आप देख सकते हैं। कोशिश करें कंसल्टेंट्स के झांसे में नहीं आना आपने। आप अपनी प्रोफ़ाइल देखें, उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। इंटरव्यू जो भी होगा उसमें चंद सवाल जो मैंने बताए ये होते हैं। उसके अलावा जो इंटरव्यू में सवालात होते हैं वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होंगे। ज़ाहिर है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो मैरिड वाले सवालात तो आपसे नहीं पूछेगा। आप जॉब वाले हैं तो वो बिज़नेस के सवालात नहीं पूछेंगे। तो जो वो फॉर्म आपका उनके सामने खुला हुआ होता है 160, आपका DS 160 खुला होता है, उसमें से वो देखते हैं, उसी हिसाब से वो सवालात करते हैं। तो जो आपका बिज़नेस है, आपके पास अगर मुलाज़िम काम करते हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आपकी जो भी सूरत-ए-हाल है, आपने उसी हिसाब से उनको जवाबात देने हैं। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो इंशाल्लाह अगर आपकी प्रोफ़ाइल ज़रा सी भी मुनासिब हो तो यूएसए का वीज़ा बड़ा पावरफुल वीज़ा है और बड़ी आसानी से मिल सकता है। बड़ी आसानी से मिल सकता है अगर आपकी प्रोफ़ाइल उस हिसाब की है। अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान से बहुत हार्ड वीज़ा है और नामुमकिन की तरह। अगर आपकी प्रोफ़ाइल उनसे मैच नहीं करती है, उस हिसाब की नहीं है। तो आप देखें अपनी कंडीशन को और अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी फ़रमाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।